हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल के ऊपर रोहित पुलिस पे। अपा की है कि भाई राजस्थान को इतिहास पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में आप अजमेर का चौहान पढ़ लिया, आज आप रणथंभौर का चौहान पढ़ांगा, फिर जालोर का चौहान, जयपुर का कछुआवस, यानी कि आप धीरे धीरे करता आप सारो राजस्थान को इतिहास पढ़ देवांगा। ठीक है, तो आज आप बात करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश की। देखो, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है 1192 ईस्वी के अंदर। कब सर? 1192 ईस्वी में। आज आप थोड़ा भाई का व्हाइट बोर्ड को नहीं लिया है, तो आप कमेंट करके भी बताओगा कि सर कभी बोर्ड ठीक है, साफ दिख रही है को नहीं। अगर साफ नहीं दिख रही है तो आप बोर्ड चेंज कराना। पृथ्वीराज चौहान की जब मृत्यु 1192 ईस्वी में हो जाती है तो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है गोविंदराज चौहान। कौन है सर? गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान है वो 2 साल तक तो भटकता रहता है। ठीक है भाई, क्या मुगलों से भागता रहता है, कोई शरण नहीं मिलती। इसके बाद में ये गोविंदराज चौहान है गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है 1194 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसको रणथंभौर की जागीर दे देता है। रणथंभौर की जागीर देने के बाद में रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? गोविंदराज चौहान। रणथंभौर में आके चौहान वंश की नींव डालता है, इसलिए इसको कहते हैं रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। ठीक है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष। इसकी बस इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। चौहान वंश का संस्थापक, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक भी कहते हैं, आदि पुरुष भी कहते हैं, मूल पुरुष भी इसी को कहते हैं। और क्या बात याद रखनी है? बस इतनी सी याद रख लेना। एक बात और याद रखो तो कि ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, रणथंभौर के चौहान में 2 ही शासक हैं जो याद करने वाले हैं। एक तो है गोविंदराज चौहान, एक है अपने हमीरदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। अगर उतारो तो उतार लो, बस 2 ही चीजें याद रखने वाली हैं इसमें। ठीक है, गोविंदराज चौहान रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है, पृथ्वीराज चौहान का ये पुत्र है। ठीक है, रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखता है आगे। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है वो है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की बात करेंगे अपन। हमीरदेव चौहान है वो सबसे महत्वपूर्ण शासक है। बीच में कौन आया था ना तो तुमको याद करना है और ना ही तुम्हें ज्ञान बढ़ाना है। ठीक है, पर्सन बनेंगे तो इसी हमीरदेव चौहान से बनेंगे, जिसके बारे में एक कहावत है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीरठ चढ़े ना दूजी बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन है। सिंह सवन यानी कि जंगल के अंदर शेर है, सतपुरुष वचन सतपुरुष के वचन है, कदली फलत एक बार है, यानी कि केड़े का जो पेड़ होता है ना, कदली फलत एक बार है। तिरिया तेल, तिरिया होता है जैसे राजपूतों में पहले शादी करते थे ना, जो अपने राजपूतों के अंदर भी शादी करते थे तो लड़की के जो तेल चढ़ाया जाता था वो होता था तिरिया तेल। हमीरठ, अगर हमीर ने हट कर लिया, चढ़े ना दूसरी बार। ये चीजें दोबारा नहीं होती थी, जिंदगी में एक बार ही होती थी। आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान है वो 1282 के अंदर जब शासक बन जाता है तो थोड़ा सा राजस्थान को अपन नक्शो बना लेवा। आज नए बोर्ड पर देखा थोड़ा बढ़िया बना या कोनी। ठीक है भाई, सपोज कर लियो यो है अपने राजस्थान, यहां पे है दिल्ली। दिल्ली में इस समय जो संस्थापक है वो है खिलजी वंश, और खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो है यहां पे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो अधिकार होता है वो है तो जलालुद्दीन खिलजी का। यहां पे जो शासक होता है वो है हमीरदेव चौहान। ये है दोस्तों रणथंभौर। रणथंभौर थोड़ा अलग भी बना लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। किताबों में ज्ञान तो खूब लिख रखा है, किताबें मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन समझने वालों तो नहीं है ना। समझना जरूरी है, बाद में आराम से लिख लेना, याद कर लेना, किताबों से पढ़ लेना, यही बातें मिलेंगी। इससे ज्यादा आपको बात मिलेगी नहीं किताबों में भी। रणथंभौर, यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी। रणथंभौर दुर्ग की अगर मैं बात करूं, थोड़ा रणथंभौर दुर्ग बना देता हूं मैं यहाँ पे। सपोज कर लियो ये है रणथंभौर दुर्ग, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग। किसने कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तर बंद है? कमेंट करके बताना आप। रणथंभौर दुर्ग से पहले एक छोटा सा दुर्ग आता है झाई दुर्ग। कोई बड़ी बात नहीं है, इसका नाम क्या है? झाई दुर्ग। इसको हर कोई जीत लेगा झाई दुर्ग को। इस दुर्ग को कहते थे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते थे। यानी कि अगर रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आपको अधिकार करना है
तो सबसे पहले इस जाही दुर्ग को जीतना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी भी इस दुर्ग को जीत लेगा, अलाउद्दीन खिलजी भी इस दुर्ग को जीत लेगा, लेकिन ध्यान रखना जाही दुर्ग है, पूछ लेते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। कुंजी यानी कि अगर आपको रणथंभौर दुर्ग तक पहुंचना है तो सबसे पहले इस दुर्ग को जीतो, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी है वो 1290 ईस्वी के अंदर आक्रमण करेगा रणथंभौर दुर्ग के ऊपर। इधर है अमीरदेव चौहान, दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। इधर तो अमीरदेव चौहान है वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, इधर है जलालुद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। अब रणथंभौर में अपने जो अमीरदेव चौहान ने क्या किया था, बेगा साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने कोटिजन यज्ञ का आयोजन किया था, और आपको याद भी रखना है कोटिजन यज्ञ। ये सर कोटिजन यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध की तरह होता है, घोड़ा छोड़ दिया जाता था, अमीरदेव चौहान का घोड़ा जहां जहां जाएगा वो इसका क्षेत्र है वो अमीरदेव चौहान का हो जाएगा। अगर कोई इसके घोड़े को रोकता है तो आपको अमीरदेव चौहान से युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने कोटिजन यज्ञ का आयोजन किया था और पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ था। ये जो यज्ञ हुआ था वो किसने करवाया था, किसकी देखरेख में हुआ था, बिल्कुल ये भी आपको ध्यान रखना है, पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ था, पूछे जा चुके हैं। कोटिजन यज्ञ का आयोजन किसने कराया था, अमीरदेव चौहान ने। किसकी देखरेख में होता, पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ था। अब भाई इधर ये साम्राज्य बढ़ा रहे, इधर जलालुद्दीन खिलजी, अब इसने तो अपना खूब साम्राज्य बढ़ा लिया अश्वमेध यज्ञ करके। अब इसको टेंशन होगी, कैसे तो काम नहीं चलेगा। इसने आक्रमण किया रणथंभौर दुर्ग के ऊपर, 1290 ईस्वी में आक्रमण करता है और जाही दुर्ग को जीत लेता है। जाही दुर्ग के ऊपर जलालुद्दीन खिलजी अधिकार कर लेता है, लेकिन ये रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता। 5-6 महीने तक रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल के बैठा रहता है जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन दुर्ग को जीत नहीं पाता है। अब भाई यहां कब तक बैठा रहेगा, इधर इसको दिल्ली भी संभालनी है, तब उठ के जाने लगा। अब क्या है कि आदमी को अगर सफलता नहीं मिलती है, जैसे अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आप क्या कहोगे, ना रे पुलिस की किसी नौकरी है, यही कहोगे, ना ग्राम सेवक की किसी नौकरी है, नहीं राशन कार्ड बना हुआ है, कभी आधार कार्ड है, यही बातें कहोगे। कोई भी नौकरी होती है, इस आदमी को सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई कमी निकालता ही है। तो इसलिए कहते हैं कि इसको जब सफलता नहीं मिली तो इसने जाते जाते समय एक डायलॉग बोला कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक बाल के बराबर नहीं समझता। और पता नहीं एग्जामिनर हर बार पूछ लेता लगभग एग्जाम में, किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसी रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। किसने कहा था, इस जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। जाते जाते समय ये बात कह के गया था, और बस इतनी ध्यान रखनी है। इसके बाद में क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में इसका जो भतीजा है, भतीजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारता है जलालुद्दीन खिलजी को, और इसकी बेटी के साथ में शादी कर लेता है। तो ये जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी लगा और इसका भतीजा भी लगा। अब दिल्ली के ऊपर अधिकार किसका होता है, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अब जलालुद्दीन खिलजी को बीच से हटा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही खतरनाक शासक था इतिहास के अंदर, ठीक है। एक तो भाई का देखो, इसकी जो बाजार व्यवस्था थी ना बड़ी खतरनाक थी। बाजार व्यवस्था यानी क्या, अगर किसी ने सामान कम तोल के दिया ना तो उसका मांस निकाल देता था। कभी जितना सामान कम तोलेगे उतना मांस तुलवाएगा ये। एक तो इसकी बाजार व्यवस्था थी, एक इसने घोड़ों के ऊपर जो दाग लगाने की प्रथा इसी ने आरंभ की थी। यानी कि जो घोड़ा के ऊपर आप ठप्पा कौन देखेंगे, भाई ये घोड़ा है, इस सेना का है, इस राजा का है, इस मतलब जो अपने कह इस जागीर का है। तो यानी कि घोड़ा मतलब देख के पता चल जाता कि ये घोड़ा है उस राजा का है, ठीक है। एक तो इसकी बाजार व्यवस्था थी, एक घोड़ा दागने की प्रथा इसने प्रारंभ की थी। एक इसके समय एक सबसे शानदार काम हुआ था, इसके समय चोरियां बिल्कुल खत्म हो गई थी। सर चोरियां कैसे खत्म होगी, यानी कि घर आसपास में चोरी होनी एकदम बिल्कुल खत्म होगी। कैसे खत्म हुई मैं बताता हूं। अगर ये किसी का घर है, सपोज करो ये घर है, ठीक है, इसके आसपास में भी घर है, 3 घर हैं ये। अगर इस घर में अगर चोरी हो गई तो इसके घर में जितनी भी चोरी हुई ना, ये मतलब आस पड़ोस वाले घर इसको मिलके इसकी चोरी का हर्जाना देते थे। अगर इसके घर में भाई अगर उसमें अगर 50 रुपए की भी चोरी होगी ना, उस समय 50 रुपए बहुत होते थे, तो अगर 50 रुपए की चोरी होगी तो ये दोनों घर मिलेगी बराबर रुपया ए घर में देवांगा। अब क्या है, पड़ोसी ध्यान रखता कभी अपना पड़ोसी का घर चोरी ना हो जाए। तो इस समय मतलब का बहुत ज्यादा चोरी खत्म ही हो गई थी, क्योंकि खुद का घर की ध्यान कौन रखता, एक दूसरे की पड़ोस में ध्यान रखता कि दूसरे घर चोरी न हो जाए। अगर वह घर चोरी होगी तो मन पीसा देना पड़ेगा,
तो ये इसके मतलब चोरियां खत्म ही हो गई थी। वैसे बढ़िया शासक था, लेकिन राजस्थान में तो इसके मतलब जो तीनों साक्य हुए ना, इसी के कारण हुए। साक्य के ऊपर भी चर्चा करांगा, साक्य क्या होते हैं। अब जब ये दिल्ली का शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी, अब इसके दिमाग में एक बात तो रहेगा कि मेरे ससुर कभी रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया, लेकिन ये कारण नहीं है, कारण अलग अलग है। ठीक है, देखो कारण क्या है। अलाउद्दीन खिलजी की बेगम का नाम था चिमना। अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी उसका नाम था चिमना। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी, जो घराड़ी थी, उसका नाम था चिमना, और इसका जो सेनापति था वो था मोहम्मद शाह। अब क्या था, तो मोहम्मद शाह था मंगोल। मंगोल जानते हो मंगोल क्या होता है? मंगोल बताऊंगा तुमको। यानी कि अगर तुमने कभी बाबर का इतिहास पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री में बहुत शानदार मतलब बाबर का इतिहास है। तो बाबर की जो माता थी ना वो मंगोल थी, और मंगोल बड़ी खतरनाक जाति थी। तो ये मोहम्मद शाह मंगोल था, और इधर है अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना। अब इन दोनों में प्रेम हो गया, मोहम्मद शाह और चिमना में। मोहम्मद शाह ने चिमना को कहा कि हम दोनों मिलके अलाउद्दीन की चिमनी बुझा देते हैं। कैसे? यानी कि हम दोनों इस अलाउद्दीन खिलजी को मार देते हैं और आपा दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेवा। अब ये राजी होगी कि ठीक है, आप अलाउद्दीन खिलजी ने मार देवाना। लेकिन ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गई। अब जैसे ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, ये मोहम्मद शाह को मारने के लिए भागा, और मोहम्मद शाह भाग के रणथंभौर आ गया। ये लोग मोहम्मद शाह भाग के रणथंभौर आ गया, हमीर के पास में। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि मोहम्मद शाह को वापस लौटा। हमीर ने कहा कि अगर मेरी कोई शरण में आ गया ना तो मैं उसको वापस नहीं दूंगा। अब दुश्मनी हो गई। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है हमीर हट। हमीर हट के अनुसार एक बात और मिलती है, अपने को याद नहीं रखनी है कि कौन कहता है, छोड़ो फिर तुम कंफ्यूज हो गए, याद ही नहीं रखनी। सिर्फ ये कहानी है ना, तो आज तक कभी पूछी गई ना कभी पूछे जाएगी। चाहे आप आरएस लेवल का एग्जाम दे दोगे तो भी नहीं कहेगा कि ये कहानी किसके अनुसार है। ज्यादा कंफ्यूज कौन करूँ, ज्ञान बाद में बढ़वा दूंगा तारो, नौकरी लाग जाऊंगा उनका बाद में खूब ज्ञान बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी चिमना, और इसका जो सेनापति था मोहम्मद शाह, दोनों में प्रेम हो गया। मोहम्मद शाह ने कहा चिमना को कि हम दोनों मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की चिमनी को बुझा देते हैं। इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चला, और ये भाग के रणथंभौर में हमीर के पास आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरे को वापस लौटा। इसने मना कर दिया, नहीं मेरे पास शरण में आ गया तो मैं उसको लौटाऊंगा नहीं। एक कहानी तो ये होगी। एक दूसरी कहानी और मिलती है हमीर रासो के अनुसार। ये क्या कहते हैं कि दिल्ली के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था ही, और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था मोहम्मद शाह। इसके दो सेनापति और थे, उल्गू खां और नुसरत खां। आगे युद्ध करने आएंगे, ध्यान रखना। उल्गू खां, और इनमें से एक बार पूछ भी लिया गया नुसरत खां। नुसरत खां मारा जाता है, इसके बारे में पूछ लिया है। ठीक है, उल्गू खां और नुसरत खां। नुसरत खां मारा जाएगा, यानी कि तीन व्यक्ति आते हैं, मोहम्मद शाह, उल्गू खां और नुसरत खां। ये गुजरात विजय के लिए जाते हैं, यानी कि गुजरात विजय करके आते हैं। गुजरात के ऊपर ये बेका हिंदुओं के मंदिर लूटते हैं, वहां से धन पैसा इकट्ठा करके आते हैं। तो यहाँ पे जब राजस्थान के बॉर्डर पे आते हैं ना, तब इनके मतलब पैसे को लेकर झगड़ा हो जाता है। मोहम्मद शाह कहेगा भीमन तो इतनों परसेंट चाहिए, वो उल्गू नुसरत खां कहे ना ना इतनों तो कौन देवा का। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया कि सारा धन लूटकर, सारा का सारा धन लूटकर और रणथंभौर में आ गया अमीर देव चौहान के पास में। ये दूसरी कहानी है, सबके अलग अलग मत हैं, प्रमाणिक मत नहीं है। और जब तक कोई प्रमाणिक मत नहीं होता है, इतिहास क्या मतलब एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कोई अगर प्रमाणिक मत नहीं होता ना, तभी मैंने बताया नहीं। अगर बेटा आपका प्रमाणिक मत नहीं है तो एग्जाम में सवाल कभी नहीं बनेगा, आज तक कभी नहीं बना और न कभी बनेगा। तो एक कहानी ये मिलती है। तो ये सारा का सारा धन लूट के रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव चौहान के पास में आ जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी कहता है ये मेरा सेनापति है, मुझको लौटा दे। फिर अमीर कहता है कि सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चले ना दूसरी बार। अगर हमीर ने हट कर लिया ना तो फिर किसी के बाप की नहीं सुनता, मैं तुमको दूंगा ही नहीं। भाई साहब बड़ो खतरनाक आदमी हो, और मोहम्मद शाह को शरण दे दी। अब कराएंगे आक्रमण, ठीक है। यानी कि अब होगा अपने रणथंभौर दुर्ग का पहला साका, राजस्थान के इतिहास का पहला साका, ठीक है। इतनी कहानी तुमको समझ में आ गई, ये सिर्फ कहानी है, नहीं तो तुमसे कभी पूछी जाएगी, ये जरूर पूछे जाएंगे। अब इनको आराम से उधर बनाएंगे साइड में। अब देखो भाई,
ये है अपने रणथंबोर दुर्ग, ठीक है, सपोज कर लेना ये रणथंबोर दुर्ग है। इससे थोड़ा सा आगे है झाई दुर्ग, इसको रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। क्या नाम है? झाई दुर्ग। कई मास्टर झाइन बतावा, लेकिन झाइन नहीं है, झाई दुर्ग ही है, इसका नाम झाई दुर्ग है, आप किताबों में देख लेना। अब अलाउद्दीन खिलजी चलता है अपनी सेना लेकर 1301 ईस्वी में, मतलब सेना लेके आता है और ये झाई दुर्ग को जीत लेता है, ठीक है। झाई दुर्ग को जीतता है, नहीं झाई दुर्ग को पहले सेना बेचेगा। अलाउद्दीन खिलजी पहले खुद नहीं आएगा, लगभग 1298 में। जब बेका थोड़ा सा एक कहानी बता देता हूँ, एक कहानी और है, क्योंकि कहानी मतलब इतिहास की कहानी सुनने में बढ़िया लगता है, पूछी वो भी नहीं जाएगी लेकिन बता देता हूं। सबसे पहले सेना बेचता है उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, वही दो सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां, ठीक है। उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना बेचता है, ये आके झाई दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। इधर बैठता है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान उस समय कोटिजन यज्ञ में व्यस्त था, तो ये खुद नहीं आता है, अपने दो सेनापति भेजता है, धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह अपने दो सेनापति भेजता है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान खुद नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये उसमें यज्ञ में व्यस्त था। अब क्या धर्म सिंह और भीम सिंह को भेजता है और ये दोनों आके झाई दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं और ये उल्गू खां नुसरत खां भाग जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई का धर्म सिंह और भीम सिंह दोनों इस दुर्ग पे अधिकार कर लिया। इन तुर्कों से जो भी इनके पास में धन संपदा थी वो इन्होंने लूट ली। लूटने के बाद में जब धर्म सिंह तो भाई का धर्म सिंह है ना, धर्म सिंह तो सारी धन संपदा लेके वापिस आ गया, रणथंबोर दुर्ग में आ गया। लेकिन जो भीम सिंह है ना, वो धीरे धीरे आ रहा था, एकदम आराम से, पैदल पैदल रास्ता, मस्तियों, आपका मतलब काना में ईयरफोन डाल के मस्तियों गाना सुन तो आ रहे हो। अब इन्होंने क्या किया, पीछे से आक्रमण किया और भीम सिंह की हत्या कर दी। भीम सिंह मारा गया। हमीरदेव चौहान को पता चला कि भीम सिंह मारा गया, तो इसने कहा कि धर्म सिंह तेरा दोष है कि मेरा इतना बढ़िया सेनापति मारा गया। अब इसने हमीरदेव चौहान ने क्या किया, धर्म सिंह को अपना सेनापति हटा दिया। धर्म सिंह को सेनापति हटा दिया। उसके बाद में इसका भाई था, धर्म सिंह का भाई था, धर्म सिंह का भाई था भोज, इसको है वो सेनापति बना देता है, ठीक है। बाद में मतलब आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाती है सेना में, तब इसके बाद में भोज को भी हटा देता है। भोज को हटाने के बाद में भोज चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में दिल्ली, कभी के रणथंबोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करो, क्योंकि मेरे को सेनापति बनाया था, मुझको ही हटा दिया बाद में। अब अलाउद्दीन खिलजी आएगा और उस समय नुसरत खां है वो मारा जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, नुसरत खां मारा जाता है। एक बार पूछ लिया था कभी के रणथंबोर दुर्ग पर जब पहली बार आक्रमण किया था, तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, तो नुसरत खां वो मारा जाता है। अब खुद अलाउद्दीन खिलजी आएगा, अब उसकी चर्चा करेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा तब। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चलता है, दिल्ली से चलता है अलाउद्दीन खिलजी। ये लो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चलेगा। दिल्ली से चलने के बाद में झाई दुर्ग को जीत लेगा, ठीक है। झाई दुर्ग को जीत लेगा अलाउद्दीन खिलजी। झाई दुर्ग को जीतने के बाद में आगे बढ़ेगा और रणथंबोर दुर्ग के ऊपर वापस घेरा डाल देगा। लगभग 1 साल तक ये घेराबंदी रही थी, 1 साल तक घेराबंदी रही थी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इस समय जो साथ में आया था ना, वो आया था अमीर खुसरो। इसकी जो 1-2 बातें हैं वो ध्यान रखना, इसको हिंदुस्तान की तूती भी कहते हैं। अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है खजाइन उल फतूह है। क्या नाम है सर? खजाइन उल फतूह है। इस खजाइन उल फतूह के अंदर जो रणथंबोर का जो पूरा जो युद्ध है ना, इसका एकदम प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है। यानी अमीर खुसरो कहता है कि मैं उस समय युद्ध में वहीं उपस्थित था और एकदम आंखों देखा जो वर्णन किया है ना, वो इसी खजाइन उल फतूह ग्रंथ में किया गया है अमीर खुसरो के अनुसार, ठीक है। तो ये झाई दुर्ग को जीतने के बाद में 1 साल तक रणथंबोर दुर्ग के बाहर अलाउद्दीन खिलजी घेरा डाल के रखता है। अब जैसे अगर किसी दुर्ग के बाहर घेरा डाल के रखेंगे तो भाई थोड़ी बहुत तो खाद्य सामग्री होती है, लेकिन धीरे धीरे 1 साल तक थोड़ी होगी, धीरे धीरे जो खाने पीने का सामान था वो खत्म होने लगा। अलाउद्दीन खिलजी भी सोचा ऐसे तो भाई का काम नहीं चलेगा, मेरे को दिल्ली भी संभालनी है। तब हमीर के 2 सेनापति थे, रणमल और रत्तीपाल। क्या नाम था? रणमल और रत्तीपाल। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके दोनों सेनापतियों को कहा
कि मैं तुम्हें रणथंबोर का किला दे दूंगा। भाई मेरे को तो यहाँ पे रहना ही नहीं है, मेरे को तो दिल्ली संभालनी है। एक काम करोगे, मैं तुम दोनों को अपना भाई का ये रणथंबोर का किला दे दूंगा, तुम तो मेरी सहायता करो। तब रणमल और रतिपाल ने क्या किया, जो रणथंबोर दुर्ग में जो पीने का पानी था ना, उसके अंदर गो रक्त मिला दिया। अब राजपूत है वो, कोई भी हो, चाहे हिंदू, कोई भी हिंदू होगा, वो गाय के खून का पानी थोड़ी पिएगा। अब भाई का हालत खराब होगी। तब एक अमीर खुसरो ने यहाँ पे एक डायलॉग मारा था कि रणथंबोर दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं था। यानी कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 भी दाना नसीब नहीं था। ये बात अमीर खुसरो ने कही थी, क्योंकि भाई का सोना का अगर 2 दाना भी देवाना है तो भी भाई का रणथंबोर में चावल को 1 दानों को नहीं मिला। अब हमीरदेव चौहान को पता चल गया मरने वाले तो हैं, क्योंकि भाई अब राजपूत हैं तो मरने से पहले क्या करेंगे, साका करेंगे। साका अब मैं तुमको यहां पे बता देता हूं साका होता है क्या है, क्योंकि इससे पहले अपने ने तो कभी इतिहास में साका आया है और अब आगे जरूर काम पड़ेगा साके का, साका क्या होता है। तो रणमल रतिपाल है वो देशद्रोही निकलते हैं, गद्दार निकलते हैं, ठीक है। साका वो अजय देवगन वाला साका नहीं है, साका 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 होता है 2, यानी कि साके के अंदर 2 प्रक्रिया होती हैं। एक तो होता है केसरिया, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जोहर। यानी कि जब हमीरदेव चौहान को पता चला कि अब अपन मरने ही वाले हैं, तो राजपूत क्या करते थे, केसरिया रंग की पगड़ी धारण करते थे, और जो महिलाएं होती थी वो जोहर करती थी। जोहर कैसे भी हो सकता था, यानी कि खुद को दुश्मनों के हाथ नहीं आने देना। चाहे आप पानी में कूद के मरती पानी के अंदर कूद के मर जाती थी, या फिर बेकर आग में एक आग जैसे जला लेती थी। अगर आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाके देखोगे तो वहां पे अभी भी प्रमाण मिल जाएंगे। तो बेका आग का कुंड जला के उसमें सभी राजपूत महिलाएं हैं वो कूद जाती थी। यानी कि कुल मिला के दुश्मन के हाथ नहीं आना। भाई अगर जैसे अलाउद्दीन खिलजी इनके हाथ आ जाती तो ये राजपूत महिलाओं को ले जाके दिल्ली में वहां पे बैकर नंगा दरबार लगाते थे, महिलाओं को बेच देते थे, बड़ा अपमानित करते थे, इसलिए मतलब ये हाथ नहीं आते थे। अब अगर महिलाएं मर जाएंगी, बेकअप महिलाएं, बच्चे, परिवार खत्म हो जाएगा, तब आदमी क्या करेगा, जी करे। तब ये केसरिया धारण करते थे राजपूत पुरुष, कभी अब तो मरना ही है। और तब ये इतना भयंकर मतलब लड़ते थे, जिस इंसान को ये खुद ने सोच लिया कि मेरे को मरना ही है तो मैं किसी को मार के मरूंगा, तो ऐसे मतलब ये केसरिया पगड़ी धारण करके मतलब युद्ध, इन्होंने केसरिया पगड़ी धारण की और जो रणथंबोर के गेट हैं वो खोल दिए थे। और हमीरदेव चौहान के समय उसमें जो मोहम्मद शाह भी था, वही मोहम्मद शाह मंगोल जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था ना, ये भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यानी कि हमीरदेव चौहान ने केसरिया क्या, हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी रंग देवी और हमीरदेव चौहान की ये तो थी पत्नी, और इसकी जो पुत्री थी पद्मा। हमीरदेव चौहान ने पद्मला तालाब का भी निर्माण कराया था, रणथंबोर दुर्ग में है, अपनी बेटी पद्मा के नाम पे कराया था, ठीक है। ये थी पुत्री। इन्होंने जल जोहर किया, यानी और भी महिलाएं थी, तो यानी कि पद्मला तालाब था, उसके अंदर सारी की सारी कूद गई और बेटा जब मृत्यु हो जाती है तब ये मतलब केसरिया पगड़ी धारण करके और रणथंबोर दुर्ग के दरवाजे खोल देते हैं और बड़ा मतलब भयंकर तरीके से लड़ते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते। तो बाद में ये साका वैसे तभी कंप्लीट होगा जब जोहर और केसरिया दोनों प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती हैं, तभी कहते हैं कि साका। अगर एक भी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो, अगर जोहर नहीं हुआ तो साका नहीं है, अगर केसरिया नहीं हुआ तो भी साका नहीं है, यानी कि दोनों कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। महिलाएं जोहर करती थी, पुरुष केसरिया पगड़ी धारण करते थे, और फिर उसके बाद में एकदम मतलब भूतस्वार हो जाए, तो का परिवार ही नहीं बचा तो अब क्या करेंगे, जी के मरना ही है, ठीक है। तो रंग देवी पत्नी और पद्मा पुत्री थी, तो ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का इस रणथंबोर दुर्ग पे अधिकार हो जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी है, दोनों अपने जो रणमल और रतिपाल थे ना, इनको बुलाता है। रणमल और रतिपाल आते हैं, वही देशद्रोही गद्दार, ठीक है, गद्दार ये कहेंगे क्योंकि हमीरदेव चौहान के साथ में इन्होंने विश्वासघात किया था। तो रणमल और रतिपाल को बुलाता है अलाउद्दीन खिलजी। रणमल रतिपाल कहते हैं कि देखो हमने अपना वादा पूरा किया, अब आप हमें रणथंबोर का किला दे दो। अलाउद्दीन खिलजी कहता है तुम ऐसे हमीरदेव चौहान की नींव तो मेरे क्या होगी, यानी तुम इतने बड़े मतलब का चौहान वंश का जो
भाई का इतिहास है और उसका मतलब अमीरदेव चौहान के तुम नहीं हुए तुम मेरे क्या होगे, तो वहीं पे इन दोनों को मार देता है, दोनों को खत्म कर देता है। फिर मोहम्मद शाह को बुलाता है कि अगर तू मेरी तरफ मिल जाता है, ध्यान से सुनना, मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि अगर तू मेरी तरफ मिल जाता है तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, बता तू उसके बाद में क्या करेगा। मोहम्मद शाह कहता है अगर तू मेरे को जिंदा छोड़ देगा तो सबसे पहले मैं तेरे को मारूंगा, और जो भी मतलब चौहान वंश का जो भी कोई पीछे भाई का अमीर का वंश का कोई भी अगर कोई बच्चा है, कोई भी वंश का कोई भी बच्चा है ना, तो उसको मतलब मैं रणथंभौर के चौहान वंश का शासक बना दूंगा। मोहम्मद शाह ने कहा, वो जब ये बात कही तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि काश ये विचार मेरे लिए होते लेकिन तेरे अमीरदेव चौहान के प्रति हैं, तो इस मोहम्मद शाह को भी मार देता है। ये कहानी होती है भाई। और इसके बाद में भाई अमीरदेव चौहान भी वीरगति को प्राप्त होता है। लेकिन जो अब ध्यान रखने वाली बातें हैं ना, ये तो कहानी थी, अब जो ध्यान रखने वाली बातें हैं मैं थोड़ी बता देता हूं आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो ये जो राजस्थान का प्रथम शाखा है, ठीक है, राजस्थान का प्रथम शाखा, ये तो कहानी थी भाई, बता दी मैंने आपको। राजस्थान का प्रथम शाखा होता है कब होता है? 11 जुलाई 1301 को, ठीक है, 11 जुलाई 1301 को यह था राजस्थान का प्रथम शाखा, 11 जुलाई 1301 को। एक हमीर ने भाई का 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था अपने पिता जेत सिंह, जेत सिंह कह दो या जेतर सिंह कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पिता जेत सिंह की याद में इसने एक 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था। यानी कि हमीर के पिता हैं, इन्होंने 32 साल तक रणथंभौर दुर्ग के ऊपर शासन किया था, और उन 32 साल की याद के मतलब 32 साल की जो याद में इन्होंने है वो 32 खंभों की छतरी बनाई थी। ध्यान रखना, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं तो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था, इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। यानी कि हमीरदेव चौहान है यहां पर बैठकर छतरी के ऊपर बैठकर न्याय करता था, इसको कहते हैं न्याय की छतरी। और बताऊं, और जो ग्रंथ है, ग्रंथ ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता, अरे पृथ्वीराज नहीं, हमीर रासो, सॉरी दोस्तों, हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता। 2-3 ग्रंथ हैं, अच्छे हैं, याद रखना है। हमीर रासो, हमीर हट, अगर तुमको पता हो तो भी कमेंट करके बताओ भी। हमीर रासो, हमीर हट और हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। हमीर रासो लिखता है जोधराज, हमीर हट लिखता है चंद्रशेखर, और हमीर महाकाव्य लिखता है नयन चंद्र सूरी। ये ग्रंथ ध्यान रखना, पूछे जा चुके हैं आराम से, ठीक है। हमीर महाकाव्य लिखता है नयन चंद्र सूरी, हमीर हट लिखता है चंद्रशेखर, हमीर रासो लिखता है जोधराज। ग्रंथों की बात हो गई। जेतर सिंह की याद में इन्होंने 32 खंभों की छतरी का भी निर्माण कराया था। अपनी बेटी पद्मा की याद में इन्होंने पद्मला तालाब का भी मतलब पहले निर्माण करा दिया था, अपनी बेटी के लिए पद्मला तालाब का निर्माण कराया था। राजस्थान का पहला शाखा होता है 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, ये है रणथंभौर के चौहान शासक। और एक वो थोड़ा याद रखना, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तेरिया तेल हमीर चढ़े ना दूसरी बार। ये राजस्थान पुलिस 2012 में ये आ चुका है, पूछा जा चुका है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हमीरदेव चौहान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगर बात करें तो हमीरदेव चौहान से संबंधित और कोई ग्रंथ है कि हमीर बंधन है, एक हमीर बंधन जरूर है, आज तक कभी पूछा तो नहीं गया है। अगर तुम बेचा कहो कसर हमें ज्ञान बढ़ाना, वैसे अच्छा ग्रंथ है, हमीर बंधन ग्रंथ है, अमृत किलास ने लिखा है। अगर भी याद करना, आज तक पूछा तो नहीं गया लेकिन देख लेना, अगर तुम याद कर सकते हो तो हमीर बंधन भी है, अमृत किलास ने, यानी कि तीनों चारों ग्रंथ आपको याद रखने जरूरी है। न्याय की छतरी है। और आपने रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ लेना। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत कोनी है भाई। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, 9 लखा दरवाजा इसका प्रवेश दरवाजा है, सारा मतलब रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आपा जिद भाई दुर्गा के अंदर आपा आर्ट एंड कल्चर पढ़ाना, तब आपा चर्चा कर लेना। तो ये हमीरदेव चौहान की कहानी थी, ठीक है। राजस्थान का पहला शाखा कंप्लीट हो जाता है। शाखा यानी कि केसरी और जोहर होंगे तभी शाखा कंप्लीट होगा। इसके बाद में 1303 जो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने राजस्थान को दूसरो शाखा होगा, मैं के बाद में चर्चा करांगा। अब बेगा अपने रणथंभौर का चौहान पढ़ लिया है।
अब आप पढ़ांगा जालोर का चौहान से नाडोर का चौहान पढ़ लेंगे, 2 ही लाइनें याद रखनी है। तो आप जालोर का चौहान पढ़ लेंगे, चौहान वंश फिर पूरा कंप्लीट हो जाओगे। बैक बाद में आप जयपुर का कछवा वंश पढ़ांगा, फिर मारवाड़ पढ़ांगा, मेवाड़ पढ़ांगा, फिर थोड़ा जैसलमेर का भाटी शासक पढ़ लेंगा। बस 12 इतिहास से 12 फिर अपने जो राजा महाराजा की जो कहानी है बस 12 कौन पूछे जाओगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।